हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। यहाँ हमारा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में दूसरा जो है लेक्चर है। अगर आप लोगों ने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए और पहला लेक्चर पहले देख लीजिए, फिर जो है आपको यहाँ से कंटिन्यू आगे करते जाइए। ठीक, क्योंकि हमने उस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि डी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं। ठीक, हमने 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी इन पे चर्चा किया था। फिर हम लोगों ने देखा था डी ब्लॉक के तत्वों का जो है गुणधर्म, जिसमें हम लोगों ने आवर्त में और वर्ग में उसके आकार के बारे में चर्चा किया था और हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था। फिर हमने देखा था आयनन विभव किस तरीके से प्रभावित होता है वहां पे। फिर हमने देखा था घनत्व कैसे होता है वर्त में, है ना। तो आज हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का जो है ऑक्सीकरण संख्या, जो कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व जो है बहुत सारे ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से जो है पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ठीक है, कौन कौन से प्रदर्शित। तो लगाइए हेडिंग डी ब्लॉक के तत्वों में उनका अगला गुण जो है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या में अगर हम देखें तो ये अलग अलग तरीके की ऑक्सीकरण संख्याएं शो करती हैं। ठीक, +1 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, +2 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, +3 शो करता है, +4 शो करता है ऑक्सीकरण संख्या। 1 +2 +3 +4 +5 +6 यहाँ तक कि +7 ऑक्सीकरण संख्या भी शो करता है। ठीक, ये ब्लॉक के तत्व हैं वो +1 से लेकर +7 तक की ऑक्सीकरण संख्याएं शो करते हैं। अब बात आती है कि कौन से तत्व है जो ये ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। तो कॉपर जो है +1 भी कभी कभार दर्शाता है। ठीक है, कॉपर क्या करता है, कभी कभार +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक, +2 की बात करें तो +2 की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ये टाइटेनियम और जिंक दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं? टाइटेनियम और जिंक जो है +2 ऑक्सीकरण संख्या जो है शो करते हैं। ठीक, वहीं +3 की बात करें तो +3 ऑक्सीकरण संख्या जो है स्कैंडियम और निकेल शो करते हैं। ठीक, कौन कौन? स्कैंडियम और निकेल। ठीक है, +4 सॉरी +3। और +4 की बात करें तो ये टाइटेनियम निकिल, है ना। यहां से यहां तक टाइटेनियम से निकिल तक इन लोग जो है क्या करते हैं, +4 शो करते हैं। +5 की अगर कहें तो वेनेडियम से लेकर मैग्नीज तक इन लोग जो है +5 शो करते हैं। ठीक, और अगर +6 की बात करें तो क्रोमियम से लेकर आयरन तक जो है ये +6 शो करते हैं, क्रोमियम से लेकर आयरन तक। और +7 शो करता है मैग्नीज, है ना। मैग्नीज जो है +7 तक शो करता है। ठीक है भाई, +7 तक जो है ऑक्सीकरण संख्या शो करता है कौन? मैग्नीज। ठीक, अगर इसको याद रखना चाहें यहाँ टाइटेनियम से जिंक तक +2, स्कैंडियम से निकिल तक +3, टाइटेनियम से निकिल तक +4, वेनेडियम से मैग्नीज तक +5, क्रोमियम से आयरन तक +6, मैग्नीज जो है +7 शो करता है। ठीक, इसको याद रखना और अगर चाहें तो इसको याद कर सकते हो। तू जानती है ये सच नहीं, है ना। तू जानती है ये सच नहीं, तू नहीं वे माही, कर फिकर मेरे मन की, है ना। इसे यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तू जानती है, तू जानती है, जानती है ये सच नहीं, स्कैंडियम से निकिल तक मतलब ये सच नहीं। तू जानती है ये सच नहीं। ठीक, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं वे माही, तू नहीं वे माही, तू नहीं वे माही, कर फिकर, कर फिकर, कर फिकर। ठीक, मेरे मन, मेरे मन की। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक से जो है इसको याद रख सकते हैं, अगर ऐसा रखना चाहें तो। बाकी अगर ऐसे याद सकते हैं तो ठीक। ठीक,
तू जानती है ये सच नहीं, तू नहीं वे माही कर फिकर मेरे मन की। ठीक, यानी कि तू जानती है में टाइटेनियम से लेकर जिंक तक +2 वाले। ठीक, तो ऐसे ऑक्सीकरण संख्या जो है ये शो करता है। टाइटेनियम से जिंक तक +2, स्कैंडियम से निकिल तक +3, टाइटेनियम से निकिल तक +4, वेनेडियम से मैग्नीज तक +5, क्रोमियम से आयरन तक जो है +6 और मैग्नीज जो है +7 तक शो करता है। और कभी कभार कॉपर जो है +1 भी शो करता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई, ये है ऑक्सीकरण संख्या डी ब्लॉक के तत्वों का। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये थी ऑक्सीकरण संख्या। अब देखते हैं चुंबकीय गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, ओके। चुंबकीय गुण की बात करें तो यहां सबसे पहले होती है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण जिसको जो है म्यू से शो करते हैं, ये चुंबकीय आघूर्ण है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n+2। इस फॉर्मूले से जो है निकाला जाता है। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट इंग्लिश में कहा जाता है, म्यू से शो करते हैं। ठीक है भाई। जहां ये n जो है, ये n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट देखो यहां से अगर मान निकालें, यदि मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है मतलब कुछ ना कुछ है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय होगा। उस पदार्थ की, उस तत्व की, है ना, प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा उसका, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रॉपर्टी। ठीक, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय आघूर्ण बराबर है शून्य के, शून्य के बराबर है, इसका मतलब वह जो होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक, यानी कि डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। ओके, इसके अनुसार जो है हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट का, उस तत्व की जो है चुंबकीय आघूर्ण निकाल के बताते हैं। ठीक, ओके, क्लियर है भाई। चलो फॉर एग्जांपल एक आध उदाहरण लेके देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्रोमियम, क्रोमियम का ले ले 3+ ले लेते, 3+ का जो है चुंबकीय गुण बताइए क्या होगा इसका चुंबकीय गुण। ठीक, क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का होता है परमाणु क्रमांक 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। 24 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में जो है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन क्रोमियम क्या हो रहा है, क्रोमियम 3+ हो रहा है। क्रोमियम 3+ कब होगा, जब क्रोमियम से जो है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल। जैसे अगर डी की बात करें, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये, और ये 4s में जो है 1 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, दूसरा यहाँ से, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक, तो कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। डी में कितने बच रहे हैं,
3 इलेक्ट्रॉन जो है डी में बच रहे हैं, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन। तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 3, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के चलेंगे, अंडर रूट एन, एन प्लस 2, एन की वैल्यू कितनी, 3, 3, 3 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 5, टोटल आ जाएगा ये 15, 15 यानी मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखें तो ये 3 आएगा, यानी कि म्यू का मान यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। म्यू का मान कितना, म्यू का मान आ रहा है 3, और 3 क्या है, जीरो से, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा है, अर्थात शून्य नहीं है। तो इसकी चुंबकीय गुण कैसे होगा, ये शून्य से के बराबर नहीं है, ये कैसा है, अनुचुंबकीय होगा। यह पदार्थ जो है कैसा होगा, अनुचुंबकीय। तो इस तरीके से आप पदार्थ अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई। ठीक हो गया। तो ये था उसका चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, ओके, हो गया। ठीक, चलिए तो अगला है डी ब्लॉक के तत्वों का संकुल बनाने की प्रवृत्ति। संकुल बनाने की प्रवृत्ति, संकुल बनाने की प्रवृत्ति। हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत से पहले जो है उपसहसंयोजक यौगिक संकुल या कॉम्प्लेक्सेस जो है पढ़ लिया है। अगर अच्छे से समझना है तो वहाँ उस चैप्टर को जाइए और उपसहसंयोजक यौगिक को आप पूरी तरीके से देख लीजिए। वहाँ पे वन शॉट वाले सीरीज में 3 वीडियोस हैं जो अपलोड है, आप उसको देख के जो है संकुलों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होता था, केंद्रीय धातु परमाणु होता था, वो जो है डी ब्लॉक के तत्व ही होते थे। तो ये डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो संकुल डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों बनाते हैं, इसका इसका कारण है कि डी ब्लॉक के तत्वों में डी कक्षक उपस्थित रहता है और वो खाली रहता है, जहां पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण ये क्या करते हैं, संकुल बनाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है भाई। चलिए हेडिंग लगाइए, संकुल बनाने की प्रवृत्ति। ठीक, तो डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, संकुल बनाते हैं, है ना, संकुल बनाएंगे। डी ब्लॉक के तत्व संकुल बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति होती है संकुल बनाने की। ठीक, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास जो पर्याप्त डी कक्षक होते हैं, पर्याप्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, पर्याप्त खाली डी कक्षक कह सकते हैं, पर्याप्त खाली डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिन कक्षकों में, जिन कक्षकों में लिगेंड द्वारा, लिगेंड द्वारा प्राप्त प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने की क्षमता होती, ग्रहण करने की क्षमता होती है। उन
इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, इस कारण ये उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक या फिर जटिल यौगिक या फिर संकुल बनाते हैं। ठीक, संकुल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें कैसे कैसे संकुल होंगे इसमें Ag NH3 2+, है ना, इस तरीके से ये संकुल बनाएंगे। और वहीं देखें Cu NH3 4 2+, कुछ इस तरीके के संकुल और भी हैं। इसको आप उपसहसंयोजक यौगिकों को पढ़ें तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर वहीं Cu SO4 H2, इस तरीके से जो है विभिन्न प्रकार के संकुलों का ये निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से डी ब्लॉक के तत्व क्या बनाएंगे? संकुल बनाएंगे। डी ब्लॉक के तत्व संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास पर्याप्त खाली डी कक्षक उपस्थित होते हैं जो लिगेंड द्वारा प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने की क्षमता होती है और उपसहसंयोजक यौगिक जटिल यौगिक या संकुल बनाते हैं। ठीक, ये कुछ उदाहरण है जो इनके द्वारा जो है, जैसे कॉपर डी ब्लॉक का तत्व, कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है ना, ये जो है डी ब्लॉक के तत्व है, इनके द्वारा संकुल बनाया जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है, ये जो है रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन का निर्माण, रंगीन आयन का निर्माण। अगर हम यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो इनके पास डी कक्षक होते हैं ऐसे। ठीक? ये डी कक्षकें इस समय डीजेनरेसी स्टेट में रहते हैं। डीजेनरेसी स्टेट है। डीजेनरेसी स्टेट किसे कहते हैं? जब सारे कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है। ठीक, लेकिन जब किसी लिगेंड के प्रभाव से जो है या ऊर्जा के प्रभाव से जिन पे ऊर्जा ज्यादा मिलती है वो उच्च ऊर्जा लेवल में चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं ऐसे। और जिनकी ऊर्जा कम होती है वो लो एनर्जी में रहते हैं, हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और जो जिनकी ऊर्जा कम रहती है वो लो एनर्जी लेवल में रहते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। तो इस स्थिति में डी कक्षकें जो है दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ती है, एक उच्च ऊर्जा स्तर और एक निम्न ऊर्जा स्तर। तो ये जो निम्न ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सूर्य प्रकाश से फोटान लेता है, ऊर्जा लेता है। ऊर्जा लेकर इसकी ऊर्जा बढ़ जाने से निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। ठीक, इस दौरान प्रकाश का अवशोषण करता है, फिर यहां देखता है थोड़ी देर बाद ये वापस निकलता है, तो ये फिर जितनी ऊर्जा ग्रहण की रहती है उसको वापस निकालता है। ठीक है, इस प्रकार ये भी डी कक्षक हैं और ऊपर जाने से उच्च ऊर्जा वाले भी डी कक्षक हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाना डी संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? डी संक्रमण।
और ये डी संक्रमण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक, इसीलिए ये जो है डी संक्रमण या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से कोई पदार्थ जो होती है वो रंगीन होता है। कैसे बनता है भाई? वह रंगीन दिखाई देता है। ठीक, डी संक्रमण के चलते वह रंगीन दिखाई देगा। ठीक, ओके, क्लियर है भाई? कौन कौन फैक्टर होते हैं? डी संक्रमण, डी संक्रमण कौन करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो वह रंगीन आयन शो करेगा, क्योंकि वो डी संक्रमण करने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। ठीक, अब बात आती है कि वो संकुल जो है रंगीन होगा, वो पदार्थ रंगीन होगा। अब वो रंगीन किस कलर का होगा? तो उसका कलर क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, किस रंग का पदार्थ? ठीक, तो इसके लिए आता है कि अगर हम बात करें इस तरीके से, ऐसे कलर होते हैं। ठीक, तो अगर कोई ब्लू को अवशोषित करता है, ब्लू कलर को अवशोषित करता है ना, सूर्य प्रकाश में से ब्लू कलर को अवशोषित करेगा, तो वो जब निकलेगा तो दिखाई देगा ऑरेंज कलर। ठीक, ऑरेंज कलर। ग्रीन को अवशोषित किया तो वो दिखेगा रेड कलर। किस कलर का दिखेगा? रेड कलर का। वैसी वायलेट कलर को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो दिखेगा येलो कलर। ठीक, तो इस प्रकार किसी एक कलर को अवशोषित करके दूसरे कलर में दिखना, ये कहलाता है संपूरक कलर। पूरक रंग, पूरक रंग क्या कहलाते हैं इसको? पूरक, कंप्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग, पूरक रंग। ठीक, पूरक रंग का होगा। ठीक, यानी कि अवशोषित किया किसको? अवशोषित किया और दिखेगा क्या? कौन सा कलर दिखेगा? अगर वो ब्लू को अवशोषित किया तो दिखेगा वो ऑरेंज, अगर वो ग्रीन को अवशोषित किया तो दिखेगा वो रेड, वायलेट को किया तो दिखेगा वो येलो। जस्ट इसका उल्टा भी, ऑरेंज को अवशोषित किएगा तो ब्लू को दिखे। ठीक है, इस तरीके से वह रंगीन जो है डी संक्रमण के कारण वह पदार्थ रंगीन होगा, संकुल रंगीन होगा, और किस कलर का दिखेगा? मतलब उसका पूरक कलर दिखेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार डी ब्लॉक के तत्व जो है रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक, और किस कलर का दिखाई देगा? वो उसके पूरक कलर पर निर्भर करता है। हो गया? नेक्स्ट, अब देखते हैं अगला है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। संक्रमण तत्व क्या करते हैं? छोटे तत्व जैसे संक्रमण धातुएं जो होती हैं, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे धातुओं के साथ, छोटे तत्वों के साथ सॉरी, अंतराकाशी यौगिक का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, संक्रमण धातुएं संक्रमण धातुएं छोटे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा बोरान, बोरान आदि के साथ, आदि के साथ अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतरकाशी
यौगिकों का निर्माण करते हैं, इनके साथ क्रिया करते हैं और अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। इन अंतराकाशीय अवकाशों में ये तत्व जो है जुड़ जाते हैं। अंतराकाशीय अवकाशों में छोटे तत्व जुड़ जाते हैं। ये छोटे तत्व जो है अंतराकाशीय अवकाशों में जुड़ जाते हैं। ठीक, इसके उदाहरण अंतराकाशीय अवकाशों के यौगिकों को अगर हम देखें, PiH क्लियर, Fe3C Fe3C, ठीक है, देन Mn4H तथा NH आदि, ये सारे के सारे जो है अंतराकाशीय यौगिक है। ठीक, कैसे बनते हैं, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना देखें तो इस तरीके से जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका आकार बड़ा है ऐसा। ठीक, ये जो स्थान है इस स्थान को कहा जाता है अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय अवकाश। ठीक, इन अंतराकाशीय अवकाशों में छोटे तत्व जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे तत्व जो है जुड़ जाते हैं। यहाँ पे तो मान के चलो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, ऐसे जो है अंतराकाशीय अवकाशों में ये जुड़ जाते हैं और क्या बनता है, अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से क्लियर, तो इन्हें कहते हैं अंतराकाशीय यौगिक। ठीक, चलिए, संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो छोटे धातु जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान आदि के साथ अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतराकाशीय अवकाशों में छोटे तत्व जुड़ जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है TiH, Fe3C, Mn4H, ये सारे के सारे जो है अंतराकाशीय यौगिक हैं। ये उनका स्ट्रक्चर है। अंतराकाशीय अवकाश जो बीच बीच में दिख रहे हैं अंतराकाशीय अवकाश है, इन बीच बीच में अंतराकाशीय अवकाशों में जो है ये छोटे तत्व जाके जुड़ जाते हैं और अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई, अंतराकाशीय यौगिक। ओके, हो गया। ठीक, ये जो अंतराकाशीय अवकाश है, अंतराकाशीय यौगिक, ठीक, इनके गुणधर्म देखें, कुछ गुणधर्म के जो है इन यौगिकों के गुणधर्म, अंतराकाशीय यौगिकों के गुणधर्म, ये जो होते हैं ये सामान्यतः अरस समीकरण मिति ठोस होते हैं। कैसे होंगे, सामान्यतः जो है ये अरस समीकरण मिति ठोस। कैसे होते हैं, अरस समीकरण मिति ठोस, अरस समीकरण मिति ठोस। सामान्यतः जो है ये कैसे होंगे, अरस समीकरण मिति ठोस होंगे। ठीक, ये जो तत्व बनते हैं ये अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर यौगिक। ठीक, कैसे होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर होंगे। ठीक, ये शुद्ध धातु की तुलना में उच्च गलनांक वाले होते हैं, शुद्ध धातु की तुलना में उच्च गलनांक वाले, शुद्ध धातु की तुलना में उच्च गलनांक वाले तत्व हैं। ठीक है, इनकी गलनांक जो है उच्च होती है। ठीक, रासायनिक रूप से ये अक्रिय होते हैं। ठीक है, ये जो अंतराकाशीय यौगिक होंगे ये रासायनिक रूप से कैसे होंगे, अक्रिय होंगे।
रासायनिक रूप से ये अक्रिय होते हैं। ठीक, ये रासायनिक रूप से कैसे होंगे? अक्रिय होंगे। ठीक, धात्विक चालकता पर इनका पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, धात्विक चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धात्विक चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धात्विक चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो ये जो है अंतरकाशीय यौगिकों के कुछ गुणधर्म। ठीक, पहला सामान्यतः ये आहार समीकरण में ठोस है। अत्यधिक कठोर यौगिक होते हैं ये। शुद्ध धातु की तुलना में इनका गलनांक जो है उच्च होता है। रासायनिक रूप से ये कैसे होते हैं? अक्रिय होते हैं। और धात्विक चालकता पर जो है इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक। हम देख रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म। अगला है उत्प्रेरकी गुणधर्म। डी ब्लॉक के तत्व के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक गुणधर्म, उत्प्रेरकी गुणधर्म अच्छे उत्प्रेरक होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो बात आती है कि डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक ऐसे घटक होते हैं जो स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया के दर को वो बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है। तो उत्प्रेरकी गुणधर्म की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल देखें इसमें उत्प्रेरक के कुछ एग्जांपल अगर देखें तो पहला है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का जो है ये संपर्क विधि में उपयोग में आता है एज अ उत्प्रेरक। कौन सी विधि में? संपर्क विधि। ठीक, देन आयरन, आयरन जो है हैबर विधि, हैबर विधि में उत्प्रेरक का काम आता है। कौन? आयरन। ठीक, वही निकिल जो है, निकिल हाइड्रोजनीकरण में, निकिल हाइड्रोजनीकरण में एज अ उत्प्रेरक काम आता है। हाइड्रोजनी की क्रिया में एज अ उत्प्रेरक काम आता है। इस तरीके से डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं भाई ये जो उत्प्रेरक होते हैं इनके क्या गुण होते हैं? उत्प्रेरक होता क्या है? ठीक, उत्प्रेरक का कॉन्सेप्ट क्या है ना, कैसे काम करता है? उत्प्रेरक जो होते हैं ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये क्या है? उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अगर कभी भाग लिए भी तो अंत में वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक, यदि भाग ले भी लिए तो अंत में, अंत में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया में अगर भाग ले भी लिए तो क्या हो जाते हैं? वो अलग हो जाते हैं। ठीक, अभिक्रिया को कभी भी ये प्रारंभ नहीं कर सकते। उत्प्रेरक की एक क्वालिटी है कि अभिक्रिया को कभी भी ये प्रारंभ नहीं कर सकते। कमी है सबसे बड़ी, अभिक्रिया को कभी भी ये प्रारंभ नहीं कर सकते, प्रारंभ नहीं
कर सकते हैं। ठीक, अभिक्रिया को कभी भी ये प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। ठीक, प्रारंभ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया की गति को, गति को या तो फिर कम कर सकते हैं, गति को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर उसकी गति को अधिक कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। अभिक्रिया की गति को तेज या धीमा कर सकते हैं। ठीक, तो यह है उत्प्रेरकीय गुण की डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इसका उदाहरण वेनेडियम पेंटॉक्साइड संपर्क विधि में, आयरन जो है हैबर विधि में, वही निकिल हाइड्रोजनीकरण में उपयोग में आ जाए। तो उत्प्रेरक होते क्या है, उत्प्रेरक ऐसे घटक होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते और उसके अभिक्रिया की दर को घटा बढ़ा सकते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बाई चांस अगर कभी ले भी लिया थोड़ा बहुत अंश, तो अंत में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अभिक्रिया को कभी भी ये प्रारंभ नहीं कर सकते, इसकी खामी कह सकते हैं। अभिक्रिया की गति को या तो फिर ये कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, यानी कि सीधी बात करें तो ये अभिक्रिया की दर को कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये था उत्प्रेरकी गुणधर्म, है ना, डी ब्लॉक के तत्व जो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अगला, डी ब्लॉक के तत्वों की एक खासियत होती है कि ये जो है मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मिश्र धातु। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व जो है मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। अब मिश्र धातु होता क्या है, समांगी ठोस विलयन, जिसमें एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणुओं के साथ यादृच्छिक रूप से जो है वितरित होकर एक नए धातु का निर्माण करते हैं, वो मिश्र धातु। ठीक है, चलिए भाई हेडिंग लगाइए, मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो परिभाषा अपन लिख देते हैं कि समांगी ठोस विलयन, है ना, समांगी ठोस विलयन, समांगी ठोस विलयन जिसमें एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणु से यादृच्छिक रूप से वितरित होते हैं, जिसमें एक धातु के परमाणु, एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणु के साथ यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक रूप से जुड़े होते, जुड़े होते हैं, है ना, जुड़ जाते हैं या वितरित होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, इस तरीके से मिश्र धातु का निर्माण। ठीक, तो मिश्र धातु के कुछ उदाहरण अगर देखें, मिश्र धातु के कुछ उदाहरणों में अगर देखें, पीतल, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु। ठीक, पीतल, पीतल के बाद आप देख पाएंगे कांसा, कांसा भी एक प्रकार का मिश्र धातु। ठीक, फिर अगला देख सकते हैं गन मेटल का। ठीक, ये सारे के सारे जो है मिश्र धातु हैं, और भी हैं, फिलहाल इतने ही चीजों पे आप ध्यान रखिए, ये मिश्र धातु। तो जो पीतल होता है, पीतल में कापल और जो है जिंक, ये दोनों मिलके बने होते हैं, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक जो है मिलते हैं, पीतल का निर्माण करते हैं, जहां पे कॉपर की मात्रा 60 से 80% और जिंक की मात्रा 20 से 40% होती है ना, इतने प्रतिशत जो है इनकी मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, वहीं कांसे की बात करें तो कांसे में कॉपर और टीन मिला होता है, कॉपर और टीन, कांसे में कॉपर और टीन,
कॉपर की मात्रा यहाँ पे 75% से 90% होता है और यहाँ पे 25% से 10% जो है टीन होता है। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पे 10% टू 25% जो है टीन होगा। वहीं गन मेटल में कहें तो कॉपर जिंक, गन मेटल में कॉपर जिंक और टीन, ठीक, यहाँ पे कॉपर जिंक और टीन, इनकी प्रतिशत मात्रा देखें तो 87:3:10, इस रेशियो में जो है, इस अनुपात में जो है ये जुड़ते हैं तब जाके इनका निर्माण होता है। तो ये रहा मिश्र धातु जिसमें सममांगी ठोस विलयन होता है। कैसा होता है? सममांगी ठोस विलयन है जिसमें एक धातु दूसरे धातु के तत्वों के साथ जो है, दूसरे धातु के से अणुओं के साथ जो है यादृच्छिक रूप से जुड़ा होता है। ठीक, कांसा, पीतल, गन मेटल आदि। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से। ओके, ठीक, तो ये था डी ब्लॉक के तत्वों के जो है गुण, जिसमें हमने बहुत सारे गुणों पे चर्चा किया। ठीक, मिश्र धातु, उत्प्रेरकी गुण, और ये जो है अंतरकाशीय यौगिकों का निर्माण, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक गुण, आयनिक विभव और उनका आकार, आवर्त में, वर्ग में, इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा किया। रंगीन आयन संकुल बनाना। ठीक, इन सारे चीजों को आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए क्योंकि यह जो टॉपिक है एकदम एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इन्हीं में से रीजनिंग वाले प्रश्न आपको पूछेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आपके साथ इसका अगला वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जोहार।